आज हमारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। आज से हम एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है खुशबू रिश्तों। ये क्या है? हमारी जो जिंदगी है वो रिश्तों की डोर से बंधी होती है। जीने का सबब होते हैं ये रिश्ते। जैसे कि मैंने कहा कि कहते हैं ना कि देवताओं की नगरी में बनते हैं रिश्ते और इन्हें इस धरती पर एक नाम दिया जाता है। हर रिश्ते की अपनी खुशबू। लेकिन जब माँ की बात होती है तो माँ तो पूरी कायनात है। जिंदगी को समझना और जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है माँ। यही कुछ बातें लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है। उनका भी एक माँ बेटे का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। रश्मि मलिक जी जो जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और तुषार मलिक जो जाने माने संगीतकार हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला सवाल रश्मि जी आपसे ही मैं पूछूंगी कि आप जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, तो बच्चे की पहली पाठशाला की अगर हम बात करें, पहले स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी माँ की गोद होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काजल जी, क्योंकि बच्चा जहाँ पर पैदा होता है, जहाँ पर वो सांस लेना शुरू करता है, वो वाला जो घर का माहौल या जो माँ की गोद जिसको आप कह रहे हैं, वो माँ की गोद एक बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी। बिकॉज वहाँ से उसका फाउंडेशन शुरू हो रहा है और वहाँ से ही वो पौधा जिसको बोलते हैं ना मिट्टी में लगा है, तो वो मिट्टी है जिसमें उस पौधे ने आगे बढ़ना है। क्या बात। तो वो मिट्टी पे डिपेंड करेगा कि पौधा आगे जाके किस तरह से निकलेगा। तो वो मिट्टी जो है उसको पहचानना हम सबको बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माँ की गोद या घर जो जिस घर पे आए हैं ये, वो सबसे पहला उसका माँ की माँ क्या मतलब हर एक इंसान, हर एक सदस्य इम्पोर्टेंट होता है, बट हाँ क्योंकि पहली किलकारी या पहली गोद उसको बच्चे को माँ की मिलती है, तो माँ का सबसे पहला जो संवाद की बात करते हैं, जो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है 9 महीने, माँ अपने आप उसे संवाद तो करती रहती है पूरे 9 महीने। बिल्कुल, क्योंकि माँ से सबसे पहले परिचित होता है। अभिमन्यु की अगर हम बात करें तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह अपनी माँ के पेट में ही सीखा था। यही बात जो है माँ को सबसे आगे लेके जाती है। बिल्कुल, किसी भी इंसान की लाइफ में माँ को सबसे पहले आगे लाने वाली बात ही ये है कि उसके गर्भ में बच्चा पला है। बिल्कुल, और गर्भ में जब पलता है तो उस वक्त जो चीजें माँ सोच रही है, वो बेशक से माँ बोल नहीं रही है किसी को, लेकिन वो सोच रही है, उस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहला जो विद्यालय या पहली जो पाठशाला है वो माँ की गोद होती है। मैं तो ये कहूंगी कि माँ का गर्भ होता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो तुषार, आपने संगीत के क्षेत्र में वो मकाम हासिल किया है जो बड़ी साधना के बाद ही मिलता है, तो यकीनन इसमें आपकी अपनी मेहनत तो रही होगी, लेकिन इसमें परिवार का जो योगदान है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे आप? परिवार का योगदान तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, बिकॉज अब अगर आप देखेंगे कई लोग बहुत कोशिश करते हैं इस लाइन में आने के लिए, म्यूज़िक और संगीत को जो प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स होती हैं और संगीत या म्यूजिक जो होता है वो एक इमोशन है। वो ऐसी चीज है जो आप अगर आपको अपने दिल की बात कहनी हो या अपने अंदर के इमोशन निकालना तो निकालना पड़ता है। बहुत खूबसूरत बात कही कि संगीत इमोशन है। उसी वजह से अगर उस समय पे कई ऐसे लोग होते हैं जो अगर आप देखेंगे तो वो घर से लड़के इसमें आते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कठिन या फिर डिफिकल्ट बोलेंगे इसको, वो बहुत रहता है उसमें अचीव करना, बिकॉज उसमें एक चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपको उसमें अपने आगे का जो करियर हो गया, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो गए, लोगों का आपके लाइफ में आना, वो सब मैटर करता है उसके अंदर। तो अगर घर का सपोर्ट नहीं है तो ये बाकी सारी चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं उनमें से लकी ऐसा हूँ कि मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझे इस चीज़ में देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करनी शुरू करी। क्योंकि वो एजुकेशन में है तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे बताया कि ठीक है पहले कुछ चीजें अपनी सही कर लो, ताकि अगर ये काम ना आए आगे या मैं आगे इसमें नहीं बढ़ पाऊँ तो मैं कहीं ना कहीं वापस किसी और चीज पे अपना काम कर सकता हूँ या अपनी जिंदगी बना सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपको किस उम्र से पता चला कि तुषार का जो उसकी जो रुचि है उनकी वो संगीत में है? देखिए काजल जी, आज इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ इसकी सक्सेस की बात नहीं करूंगी, मैं इसके फेलियर्स की बात करूंगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। क्योंकि सभी माओं को ये पता होना चाहिए कि फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, फेल होगा बच्चा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इनकी जो फेलियर की जर्नी है वो शुरू हुई 6th क्लास में। इन्हें पता नहीं याद है कि नहीं याद है, पर क्योंकि माँ हूँ तो क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में ये मैथ्स में फेल होते थे। पे इनको 10 नंबर जो ग्रेस के मिलते हैं प्रिंसिपल से वो मिलते थे, तो ये अगली का क्लास में चले जाते थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट इन पे अंदर अंदर हो रहा था।
उस वक्त तक इनको संगीत का कुछ पता नहीं था। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, और 8th क्लास तक आते आते, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और थोड़ा एम्बैरेस भी फील करता है ना अपने फ्रेंड्स के सामने कि भाई मैं पास ही नहीं हो पा रहा, फिर मैथ्स में एक सब्जेक्ट में रह जाता हूँ हमेशा। फाइनल एग्जाम हो गए थे और इनका रिजल्ट आने वाला था। हमें मालूम था कि ये बहुत स्ट्रेस है और ये बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, मतलब बहुत दुखी थे, उदास थे अंदर से। ऊपर से दिखा रहे थे कि नहीं है, लेकिन हमें मालूम था। ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे स्कूल की बेसमेंट में म्यूजिक के क्लासेस होते थे, तो मैं वहाँ से निकल रही थी, तो सडनली मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के रूम की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि कोई नए टीचर आए हैं। तो मैं सिर्फ उनके पास गई, और थोड़े यंग से अच्छे, मतलब एकदम डेडिकेटेड से टीचर थे वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर ऐसा है कि मेरा बच्चा आजकल खाली है, क्योंकि फाइनल एग्जाम हो चुके हैं, तो अगर आप कहो तो मैं उसको 1-2 घंटे के लिए आपका भेज दूँ, आप ज़रा उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ा के देखिए, शायद किसी चीज़ में अच्छा हो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैडम, आप भेजिए, मैं इनको गिटार पकड़ाऊँगा। वो इनकी शुरुआत थी। उन्होंने इसको स्पेशली बुलाया, और टीचर का रोल मैं इसमें बताऊंगी कि टीचर किसी की ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ इसको एक कॉन्फिडेंस दिया कि इसने शायद पहली बार कोई स्ट्रिंग बजाया होगा, उन्होंने ज़रूर इसकी तारीफ की होगी, और उस तारीफ से ये आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने इसको 6 महीने के अंदर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। क्या बात। और उसमें इसकी मेहनत भी इसीलिए है क्योंकि वो टीचर ने जब उसको इनकरेज किया, तो ये जाके इंटरनेट के ऊपर और सर्च करने लग गए कि गिटार और कैसे बजा सकते हैं। करते करते इन्होंने अपनी तैयारी करी, और उसके बाद ये सीधा एक टैलेंट हंट शो जो स्कूल का था उसके अंदर खड़े हो गए, 3rd पोजीशन लेकर आए। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। ये हमेशा वहीं पाए जाते थे बेसमेंट में उसके बाद स्कूल में। तो वहां से इनकी शायद जर्नी शुरू हुई, और वो जो फेलियर था उसको इन्होंने इस चीज से कवर अप करना शुरू कर दिया, उससे इंस्पिरेशन ली उस फेलियर को। बिल्कुल। और फेलियर वाकई आपको इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए। जहाँ कोई अवार्ड हमेशा इंस्पायर करते हैं, वहाँ फेलियर भी आपको इंस्पायर करती है कि आपको अच्छा करना है। तुषार, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि एक जुनून होता है कुछ भी सीखने के लिए, बिना जुनून के, बिना पैशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से आपकी मदर ने बताया कि किस तरह से आपने 6 महीने के अंदर ही अगर आप में काबिलियत नहीं होती तो आप स्टेज भी नहीं जा सकते थे। तो संगीत एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं, लगातार आपको सीखते रहना है, रियाज करते रहना है। रियाज तो उसकी सबसे पहली शर्त हो। डॉक्टर भी हो तब भी आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ भी कर रहे हो, बिकॉज आपको नई नई चीजों से अपने आप को तैयार करना होता है कि ये चीजें हो रही हैं। जब आपने इसे करियर के बारे में अपनाने के लिए सोचा, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? फैमिली का रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैमिली का रिएक्शन पहले था कि ठीक है तुम्हें कुछ करना है, क्या करना है उस समय मेरे को पता नहीं था कि एग्जैक्टली म्यूजिक में क्या करना है मेरे। तो उस टाइम पे मम्मी ने ही बोला कि आप एक काम करो, आप एक कोर्स कर लो, पहले अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लो, पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद उसी के दौरान शायद पता चल जाए। उस टाइम मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उस दौरान मुझे पता चला कि कुछ मेरे आसपास के दोस्त थे। मेरा मन तो था कि मैं गिटार या उस तरह के बैंड कल्चर में रहूं, लेकिन उसमें वो हो नहीं पाया, बिकॉज गिटार एक लिमिट तक मेरे को लिमिटेड माइंडसेट में ले आ सकता था। बट मेरा ऐसा माइंडसेट है कि मुझे कुछ हर बार नया करना है। अब नए करने के चक्कर में कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो डायरेक्टर या डायरेक्शन करना चाहते थे फिल्म्स के अंदर। तो उन दोस्तों ने बोला कि हमारी एक शॉर्ट फिल्म है, आप शॉर्ट फिल्म का हम कर रहे हैं, आप म्यूजिक दे दो, हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा कॉलेज में। तो मैंने बोला ठीक है। अब उस टाइम पे जब मैंने म्यूजिक दिया, वो आपकी पहली शॉर्ट फिल्म थी? पहली शॉर्ट फिल्म, हाँ जी, पढ़ाई के साथ साथ हुई। जब मैंने उसको देखा और जब मैंने उसको किया, बिकॉज उस टाइम तक मतलब ऑनलाइन मैंने काफी कुछ सीखने की कोशिश करी जितना हो सकता था, लेकिन जो भी लिमिटेड नॉलेज थी उसके थ्रू मैंने जो उस शॉर्ट फिल्म में म्यूजिक दिया, तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसी चीज है जो मुझे एक्साइट करी, क्योंकि आप हर बार एक अलग सिचुएशन में अपने आप को पाए जाते हो, बिकॉज आप लिमिट नहीं करते हो किसी स्पेसिफिक म्यूजिक को। आप वर्ल्ड ओवर जितना म्यूजिक है उसमें आप समझोगे उसको। तो इस वजह से मुझे वो एक चीज समझ में आई कि अब मुझे ये करना है। तो वहीं से एक तरह से बोलते हैं ना, जो अंदर से लगा कि हाँ मेरे को शायद म्यूजिक में म्यूजिक डायरेक्शन या बैकग्राउंड स्कोर जिसको बोलते हैं वो करना है। तो मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे आज भी काम के लिए बोलते हैं तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, बट मेजरली मैं बैकग्राउंड स्कोर ही करता हूँ। हाँ, गाने भी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन जो बोलते हैं स्पेशलिटी है वो बैकग्राउंड स्कोर है, बिकॉज वो करने में मेरे को अलग अलग म्यूजिक सीखने में मजा आता है, समझने में मजा आता है। फिर जब सिचुएशन या सीन में विजुअल में आपके सामने होता है मूवीज के अंदर या फिर जो हम शोज करते हैं, तो उसमें जो सिचुएशंस होती हैं, तो फिर नए इंस्ट्रूमेंट
चलाने में मजा आता है, तो वो इंस्पिरेशन चलती रहती है लगातार जी। तो वैसा रहता तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी, आगे सवाल पे आने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी आप हमारे श्रोताओं को ये ज़रूर बताएं कि जो आपने कहा कि जिस तरह से हमने संगीत दिया या आपने बैकग्राउंड स्कोर दिया, अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में मैं चाहूँगी आप खुद बताएं। मेरी अचीवमेंट में मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे लास्ट मैंने एक्चुअली अगर मैं बोलूँ प्रोफेशनली लास्ट 5 साल से शुरू किया, तो 5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट मैं अपने आप को बोलता हूँ 5 साल के आसपास ही बोल सकता हूँ। तो उस चीज़ के अंदर ही 2 मेरे शोज वर्ल्ड ओवर काफ़ी फेमस हुए हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस में हुए हैं। IMDb एक रेटिंग का सेटअप होता है, तो उस रेटिंग IMDb के अंदर वो रेटिंग होती है जिसमें आप सारे हम जैसे कलाकार हो गए या फिर जो डायरेक्टर होते हैं उनका नाम होता है उसमें आपका नाम भी उसमें नाम मेरे, तो उसमें जो मेरे 2 शोज हैं वो उनमें से एक है जो वर्ल्ड के टॉप 250 शोज में आ चुका क्या था। बात। उसके अलावा एक इंडियन एक अवार्ड्स मिलते हैं, फिल्म फेयर जो एक बहुत फेमस अवार्ड्स हैं, उसमें जो उन्होंने OTT कैटेगरी निकाली है, जो कि आप ऑनलाइन जो आप शोज देखते हैं, एक तो मूवी थिएटर होता है फिल्म फेयर मेन वाला, एक OTT होता है, तो OTT के अंदर जो बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के अंदर आया था उसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ था। और उसके नॉमिनेशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। तो एक ये हुआ, प्लस एक शो है जिसके ऑनलाइन मतलब मोर देन 100 मिलियन व्यूज विद इन लाइक फ्यू डेज में हुए थे एक शो के, तो वो भी एक था अचीवमेंट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब मेरे लिए चलती हैं। जो बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया और अभी स्काई इज द लिमिट, बहुत कुछ अभी हासिल करना है। तो रश्मि जी मैं आप पर आती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ होती है। कहा जाता है कि बच्चा वही बनता है कि जो उसकी माँ उसको बनाती है, ये हम पहले ही बात कर रहे थे। तो तुषार को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो अपने एफर्ट्स किए, मैं चाहूंगी जितने भी हमारी माएँ इस वक्त हमें सुन रही होंगी, जो श्रोता हमें सुन रहे होंगे, उनको जरूर बताएं। संगीत का जो क्षेत्र है उसमें मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता है या हमारे किसी घर परिवार वाले को कोई नहीं जानता है। ये एकदम नया फील्ड है हमारे। जब इन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग खत्म करी और उसको इंटर्नशिप के ले गए, तो पहले दिन गए, जून का महीना था, मुझे अभी भी याद है। ये वापस आए, उन्होंने मुझे बोला कि हम यहाँ नहीं काम कर सकते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है, अब चेंज करना चाहते हैं करियर। मुझे तो हमसे इससे पूछा कि भी क्या करना चाहते हैं, तो बोले कि मैं कुछ म्यूजिक में करूँगा। तो मैंने बोला म्यूजिक में आप क्या कर सकते हैं? तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं कुछ करूँगा। तो वो एक बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए कि बच्चा इतना पढ़ाई करने के बाद एकदम से उस चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता है, तो शौक लगता है। तो एज अ मदर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि ये पौधा कितना बड़ा होगा या कितना घना होगा या किस तरह के मतलब फल कितने अच्छे आएंगे इस पे, लेकिन हम सिर्फ मिट्टी हैं, तो हम सिर्फ अपनी एक मजबूती, एक अपना सपोर्ट बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो एज अ मदर या पूरी फैमिली की बात मैं बात करूं, हम सब ने सिर्फ इसको एक सपोर्ट दिया। शौक जरूर हुए, लेकिन फटाफट शौक को ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पर फिर ऑनलाइन चेक करना, फिर उसके बाद इनको मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसके लिए इनको डायरेक्ट करवाया। फिर वहाँ गए तो वहाँ जाके इनको एक्चुअली पता चला कि ये एक्चुअली म्यूजिक में क्या करेंगे। तो ये ऐसे करके, और उसके बाद इनको फिर 2 साल के लिए मुंबई भेजा। ये बहुत आतुर थे कि ये अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करना चाह रहे थे, इतने एक्साइटेड थे बैकग्राउंड स्कोर दे के वो पहली शॉर्ट फिल्म को, कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो फटाफट बॉलीवुड को अपना ही लेंगे, अब जाते ही हमारे तो इंतजार कर रहे हैं लोग वहाँ पर। तो हमने इनके ऊपर फिर वहाँ पर एक थोड़ी सी सख्ती और फर्मनेस जो मिट्टी में चाहिए वो हमने दी। हमने बोला नहीं, आप पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, जिस दिन आपका आखिरी पेपर होगा उसके अगले दिन की टिकट हम आपकी बुक कराएंगे मुंबई की, अब जाइए स्ट्रगल कीजिए, और कुछ बन जाते हैं तो हमसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। तो उनको वही हमने किया कि आखिरी एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ये चले गए मुंबई। वहाँ पे इन्होंने जैसे भी अपने आप को अरेंज किया 2 साल अच्छे से धक्के खाए के बाद वापस आके फिर बिठाया, फिर इनको सुना समझा कि कहाँ पे क्या मात खा रहे हैं, क्या हो रहा है। सो इट वॉज नॉट कि हमने बाहर से कोई सपोर्ट लिया, हमने सिर्फ इसको उतना दिया जो ये कह रहा है ना कि इमोशंस नहीं खराब होने चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में इमोशन चाहिए। कम से कम हमसे ये हमारी तरफ से निश्चिंत रहे और आगे बढ़ते रहे। शुरू में गुस्सा आता था, हम बोलती थी कि क्यों इतना टीवी देख रहे हो, क्यों ये मूवीज देख रहे हो या सीरीज देख रहे हो। तो हमें ये नहीं मालूम था कि ये तैयार हो रहे थे। इन्होंने मुझे बाद में एक दिन जब बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया कि भाई आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ही जस्ट टोल्ड मी कि मम्मा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सुनता हूँ म्यूजिक, साउंड सुनता हूँ।
ट्रू। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ये एक्चुअली अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमारे हिसाब से पढ़ाई बुक्स के साथ होती है। ये पढ़ाई स्क्रीन पे कर रहे थे। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये कहूँगी, मैं भूल जाऊंगी इस बात को, क्योंकि मैं आपकी इस बात से इतना बिल्कुल से इत्तेफाक रखती हूँ। मेरा बेटा MCRC कर रहा है जामिया से, और मैं कह रही हूँ मेडिकल से भी टफ है, जामिया का। उसके सीनियर की मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, ऑल दैट ब्रीथ, उसके सीनियर की मूवी है। तो मैं जो आप कह रही है ना कि पूरी पूरी रात सिर्फ लगे रहते हैं देखने में, मैं सब देख रही हूँ आजकल। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम वापस आते हैं मुद्दे पे। जो प्रोफेशन आपने चूज किया है उसमें कंपटीशन बहुत है। इस बात से कहीं मन में टेंशन या इनसिक्योरिटी जैसी कोई बात हुई आपके मन में? टेंशन होती है, इनसिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री एक्चुअली में देखा जाए, बोलते लोग हैं छोटी है, बट है बहुत बड़ी। उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा एग्जाम में, अगर आपका नाम रह गया दिमाग में बात या काम रह गया, तो आपको जरूर कॉल करेगा। तो वो तो नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, आपको पता है आपके काम में ऐसा चीज है जो दुनिया को मतलब समझा दे कि आपका काम मतलब अंदर से उनको हिला दे इस चीज में, कि आपने जो इमोशन, आपने जो म्यूजिक दिया है उनको समझ में आ जाए, तो कहीं ना कहीं जाके ये चीज सॉर्ट हो जाती है। तो लेकिन ये बात बहुत ज़रूर आपको कहना चाहूँगी रश्मि जी, कि जो आपने कहा कि पहले अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको ख़त्म करो, उसके बाद आगे जाओ। और आपने तुषार जी ये कहा कि अगर ये चीज़ नहीं हो तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है कि हम इस पे जा सकते हैं। ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। ये जो जुनूनी बातें हैं कि जैसे कई बच्चे मैं देखती हूँ कि हमें इंजीनियर ही बनना है, IIT ही क्रैक करना है, या हमें डॉक्टर ही बनना है, नीट, या इस तरह से और कोई ना कोई बच्चा जुनून पाल लेता है अपने दिमाग में। वो करना ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको अंदर से उठ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए। जिंदगी एक ही है, आपको हर चीज ट्राई करके देखनी चाहिए, लेकिन अपने आप को समझना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपनी मजबूती कहाँ पर है वो नहीं समझ पाएंगे, अपने अंदर के स्किल को नहीं समझ पाएंगे, और सिर्फ दुनिया की देखा देखी कुछ चीज करेंगे, तो फिर आप कभी भी मतलब सक्सेसफुल शायद हो जाए कभी किसी पर्टिकुलर स्टेज पे, लेकिन कभी भी अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल वो बहुत बड़ी बात है। ये चीज अगर हर इंसान को समझ में आ जाए, हर बच्चे को, हर माँ बाप को समझ में आ जाए कि दूसरों की देखा देखी ना चले, अपने आप को पहचाने कि आप किस में खुश रहते हैं करने में, और अगर वो आपका करियर बन जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। तो ये चीजें जो है ना, ये समझने के लिए बच्चे को एक पर्टिकुलर पाथ आपको जरूर दिखाना पड़ता है। और मेरा जो मैंने अपने बच्चे को दिखाया वो है प्राणिक हीलिंग का पार्ट। ये मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं सिखाएंगे तो बच्चा अपने आप से रूबरू कैसे होगा। आप किसी भी हालत में बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करके अपने आप से वार्तालाप नहीं कर सकते, जाना बहुत जरूरी जी है। तो इनको वो अकेले बैठ के अपने आप से बात करना सिखाया, इनको मेडिटेट करना सिखवाया, तो उसके बाद ये अपने आप फिर आगे चल पड़े। सो ये नहीं समझते हैं कि वो एक सोल है जो इस धरती पे आई है अपनी डेस्टिनी पूरी करने के लिए। आपका काम सिर्फ ये है कि उसको वो एनवायरनमेंट देना, ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना। अगर कल को गॉड फॉरबिड अगर ये फेलियर होता है, तो ये हमारा माँ बाप का फर्ज है ये देखना कि इसका बैकअप प्लान जो था वो स्ट्रांग है कि नहीं है। आप जो बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं, वो बैकअप प्लान होना हर बच्चे की जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, मैं उसको एक ही बात पूछती रहती हूँ कि बताइए बैकअप प्लान क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो बोलते कि नहीं मैम, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत जरूरी है। मैंने बोला नहीं, आप 100% एफर्ट डालिए वहाँ पे, लेकिन एक बैकअप प्लान आपका होना बहुत जरूरी है। इनको भी तो, इनकी भी तो सेल्फ एस्टीम ऊपर हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ये सभी माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी करें बच्चे, एक तो आपकी सपोर्ट उनको बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको फर्म होना है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार मोहब्बत से पले हैं। बहुत डांट भी खाई है। उस डांट में भी प्यार होता है कि बच्चे सही निकले। हाँ नहीं, क्योंकि आप जब बच्चा देखिए टीनेजर होता है ना, तो बच्चा नहीं सुनता है, पता है, बिल्कुल सही कह रही आपको हो। उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ फर्म होना पड़ेगा, लेकिन फर्म होते हुए आप उसको नफरत नहीं कर रहे हो, ये बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे को पता है कि आप नफरत से बोल रहे हो या आपको उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए बोल रहे हो। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना इमोशंस की, ये पेरेंट्स को रखना बहुत जरूरी है। मैं कई बार देखती हूँ कि कई माँ बाप तो ऐसे कर लेते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी खराब बहुत रिजिड हो जाते हैं, वो सही नहीं है। बहुत गलत तरीके से बात करते हैं बच्चे को। आप बच्चे की इज्जत का ध्यान रखिए, लेकिन साथ के साथ आप उसको सुना सकते हैं, बता सकते हैं,
इनफैक्ट मैं तो चिल्ला भी सकती हूँ कई बार चिल्लाती भी हूँ। अभी तो नहीं, अब तो बड़े हो गए, बट ठीक है। हाँ, बचपन में मुझे लेकिन एक इनका वाकया याद है जिसने एक्चुअली मुझे एज अ पेरेंट चेंज किया। ये क्लास 1 में थे। ये इनका स्कूल मैंने शिफ्ट किया था, जहाँ मैंने ज्वाइन किया वहाँ मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। तो दोनों स्कूलों में, मतलब पहले स्कूल में अल्फ़ाबेट सिखा रहे थे, दूसरे में सेंटेंसेस शुरू हो गए थे। तो इनको समझ में नहीं आया, तो क्योंकि क्लास में इनको समझ में नहीं आ रही थी, ये छोटे बहुत थे, तो इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। ये लिखते नहीं थे, तो ये बड़ा मुश्किल था। और इनके एग्जाम जब आते थे तो इनके लिए तो पूरा टॉर्चर जाता था घर के अंदर, क्योंकि टीचर का बेटा है और पढ़े नहीं और एग्जाम ना क्लियर करे तो क्या होगा। अभी भी है। ये आए मेरे पास और अभी मैंने किताब खोली ही थी, इन्होंने अपना दायां हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते हैं आप ये मेरा हाथ तोड़ दो, तुतला के बोला। तो मैंने बोला क्यों? कह रहे अभी आप मारोगी मुझे तो आप पहले ही मेरा हाथ तोड़ दो ना, फिर हाथ तोड़ दोगी तो मुझे एग्जाम नहीं लिखना पड़ेगा। वो मेरा टर्निंग पॉइंट वाकई वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एज अ मदर। मतलब आई वाज शॉक्ड कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या बोल रहा है। मैंने फिर इनको पकड़ा, फिर ऑब्वियसली जैसे समझाया इनको समझा के, फिर उस दिन के बाद मैंने मन में ठाना कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई के लिए मैं इनको कभी भी नहीं मारूंगी ना डांटूंगी। स्कूल के अंदर जो टीचरें भी हैं, मैं उनको बोलती थी इनको लिखवाओ भाई लिखवाओ, तो कहते क्या करें, जब भी होमवर्क मांगते हैं तो ये बोलते हैं मैडम कॉपी घर में रहेगी, कल बताएं, कल ले आएंगे। और इतना भोलूसा है कि हमें मन नहीं करता इसको डांट देनी है। तो बोला कोई बात नहीं। तो हर चीज़ मुझे इनको सुनानी पड़ती थी। और ये एग्ज़ाम से पहले पढ़ते थे, एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर मुझे रीड करना पड़ता था। शायद उसी की वजह से इनके कान बहुत तेज़ हो गए जो इनकी म्यूज़िक में काम आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बिलीव करेंगे आप, मैं पूरा जैसे हिस्ट्री का चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर इनको पढ़ के सुना रही हूँ, इवन मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ। तो शायद अभी मेडिटेशन की बात कर रहे थे, अगर मैं थिएटर की बात करूँ या किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करूँ या म्यूज़िक की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि म्यूज़िक मेडिटेशन होता है, एक तरह से साधना की जो हम बात करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? रोज़ आपको ये साधना करनी पड़ती है। इसके लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं आपका हॉबी क्या है, मैं बोलता हूँ म्यूजिक। कह रहा है तुम्हारा तो वो काम भी है। मेरा काम भी है, तो इसलिए मुझे हॉबी जरूरत नहीं पड़ती है सच। तो इसलिए मतलब अगर रोज करता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर आप शुरू कर देते हो म्यूजिक की इंडस्ट्री में काम करना, तो आप हर जगह अपने वो सुनने की क्षमता या फिर अपने माइंड को और बड़ा करने का, सुनने में कि और क्या हो सकता है और नई सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, काम करना, मेडिटेशन करना, वो सारा म्यूजिक में एक साथ एक ही बारी में हो जाता। तो मुझे लगता तो नहीं है कि मतलब मेरे लिए पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं है कि साधना ऐसा है कि बेटा हाँ मेरा म्यूजिक में अगर मैं कुछ भी करूंगा मेरा काम में, उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा काम भी मेरी हॉबी भी है। बिल्कुल ब्लेसिंग होती है एक तरह से कि आपका काम भी हो और वहीं आप तो रश्मि जी, करियर चुनने के लिए आप जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं, खासतौर पे पेरेंट्स और बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे? करियर हमेशा, जैसे अभी तुषार ने बताया कि आपका हॉबी अगर आपका करियर बन जाए तो उससे बढ़िया बात क्या है। तो आप देखिए कि अपने बच्चे को ग्रोइंग अप स्टेज में कि वो किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने ला के दीजिए। स्कूल्स की तरफ से भी कोशिश होती है, लेकिन घर पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उस बच्चे को देनी पड़ेंगी। हर वक्त अगर आप एक स्ट्रिक्ट माँ बाप की तरह कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, वो पढ़ाई तो वो कर ही लेगा, लेकिन उसके साथ बैठना, उसको समझना, उससे डिस्कस करना चीज़ें, उतना ज़्यादा बच्चा आपके साथ डिस्कस करेगा, उतना ज़्यादा आप बच्चे के बारे में जानोगे और उतना ज़्यादा आप भी उस बच्चे को करियर की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे। तुषार जी, आप जैसे बहुत सारे युवा हैं जो संगीत को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? करियर के रूप में ऐसा पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसे अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बहुत बेसिक चीज़ हो। मैं आज भी अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता रहता हूँ, क्योंकि वो फाउंडेशन इतनी वास्ट है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सिचुएशन में शायद आपको भी समझ नहीं आएगी कि आप कर क्या रहे हो। और वहाँ से फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट आपको किस तरह की चीज़ में, अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आपको उसमें अच्छा लगता है, देन आप एक बैंड कल्चर या बैंड में, या फिर सॉन्ग राइटर हो गया, लिरिसिस्ट हो गया, या फिर कोई बंदा जो कोई ऐसा इंसान है जो प्रोड्यूस करना चाहता है म्यूज़िक, जो म्यूज़िक कंप्यूटर बनाते हैं आजकल, वो कर सकता है। कुछ लोग नई तरह कर सकते हैं जो बैकग्राउंड स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर सकते हैं कि
म्यूजिक के कई लोगों के साथ वो असिस्टेंट होते हैं, पूरा स्टूडियो मैनेजर्स होते हैं, तो वो सारे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उसके अंदर करें। स्पेसिफिकली मैंने तो अपना तरीका डिफरेंट तरीके से किया था। काफ़ी लोग कॉलेजेस में जाते हैं, मैं कॉलेज में नहीं गया, मैं सेल्फ टॉट हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये थी। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँगा सीखूंगा, बिकॉज मेरे लिए सीखना तब होता है जब मैं उस सिचुएशन में आता हूँ। तो मेरे लिए उस सिचुएशन में आना बहुत ज़रूरी है जहाँ मुझे कुछ नया सीखना है। तो अब कई लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्स या वो कोई एक स्पेसिफिक आपको एजुकेशन एक लिमिट तक आपको सिर्फ एक टूल सिखा सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। और क्रिएटिविटी भी ऐसा डिपेंड करेगा, अगर आपको कोई म्यूजिक देना है तो आपको सॉफ्टवेयर आता है, आपको म्यूजिक के बारे में स्टार्ट टू एंड समझना पड़ेगा पहले, ताकि उस म्यूजिक पे आप पहुंच पाए कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं यही बोलूंगा कि जिन्होंने भी सीखना है पहले बेसिक, फिर अपने टूल्स को समझो, उसके बाद इस फील्ड म्यूजिक के अंदर जिस सब कैटेगरी में आपको जाना है फिर उस चीज के ऊपर आप फोकस करो। पैशन तो विषय रहेगा, अगर उसके बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि शुरू में जब वो बात हुई हो तो आपको लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाद में उसी बात ने आपको हेल्प की हो, विचारों के टकराव की अगर हम बात करें, कोई ऐसी याद? ये बात हो सकती है कि जो मैं मुंबई का जाने का मुझे जो लगा था कि मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है नहीं पता, आइडिया था कि हाँ बैकग्राउंड स्कोर करना है, म्यूजिक कंपोजर बनना है, बट वही सीन उसी दौरान में मम्मी ने मेरे को यही बताया कि आप कॉलेज जब कर रहे हो तो कॉलेज पहले पूरा करो। हाँ, क्योंकि मैं एक बार एक कॉलेज पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग छोड़ चुका था, उनको बहुत डर लगा था कि अब क्या करूंगा। फिर मास कम्युनिकेशन बहुत टाइम बाद समझ के आया कि मास कम्युनिकेशन करना है। अब उस दौरान मास कम्युनिकेशन के अंदर मुझे वैरायटी ऑफ थिंग्स मिली। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि स्कूल में तो नहीं था, बट मुझे रिकॉर्डिंग करने का मन था। कॉलेज में मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो मिल गया। अब मैं वहां पे जाके इक्विपमेंट देखता, क्योंकि मैं टेक्निकली माइंडसेट ज्यादा रखता हूँ रादर देन मोर क्रिएटिव, तो टेक्निकली मुझे मजा आता था कि नई नई चीजें क्या हो सकती है क्रिएटिवली यूज करने के लिए। उस टाइम पे मैं कॉलेज के अंदर जब मैं सीखा म्यूजिक के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि रिकॉर्डिंग ऐसी होती है, या फिर अगर आपको किसी मतलब मिक्सिंग प्रोसेस हो गया, ट्रैक को कैसे बनाते हैं, वो सब समझा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एज सब्जेक्ट था, तो उस वजह से उन्होंने वहां समझा। तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, जो डिसीजन मम्मी ने बोला लड़ाई करके नहीं जाना, अभी रुक जाओ, वो सही था। तो रश्मि जी आप और तुषार जी आप हमारे स्टूडियोज में आई और जो रिश्तों की खुशबू है उसको आपने और महका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।